विनोद और उसकी पत्नी कुसुम शहर जाते हैं, जहां विनोद एक मिल खरीदने के सिलसिले में दीनदयाल और उसकी सेक्रेटरी अमिता से मिलता है। अमिता विनोद को मोदी के दफ्तर ले जाती है, जहां उसकी मुलाकात राजेश से होती है। पुराना दोस्त होने के नाते वो विनोद की हर तरह से मदद करने को तैयार है। विनोद की पत्नी कुसुम ईसा और मूसा की दुकान पर जाती है और अपनी शादी की पहली सालगिरह के लिए नए जोड़े ऑर्डर करती है। ईसा भाई उसे प्रगति से मिलवाता है, लेकिन वो ये नहीं जान पाती कि प्रगति विनोद के हाथों बर्बाद हो चुकी है। हालांकि प्रगति पर यह बात जाहिर हो जाती है कि कुसुम विनोद की पत्नी है। अमिता विनोद को अपने जन्मदिन के उत्सव पर आने की दावत देती है और विनोद ये दावत कबूल कर लेता है, लेकिन इस शर्त पर कि उत्सव उसके बंगले पर होगा। अब आगे। Cheers! Cheers for the grand success of Amita. Yes. थैंक यू। चौधरी, देखा तेवर अपनी बेटी के? यार अधिकारी, the whole credit goes to you. छोड़ यार। भाई साहब, हमें तो यकीन ही नहीं था कि हमारी बेटी को इतनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी और इसके साथ साथ इतनी जल्दी प्रमोशन भी। भाभी, कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड होती हैं। और फिर अमिता का टैलेंट तो गॉड गिफ्टेड है ही। पर एक बात है, मैं रिटायरमेंट के बाद एकदम मायूस सा हो गया था कि मेरे बाद मेरे बच्चों का होगा क्या। पर अधिकारी, तुमने मेरी सारी चिंताएं, सारी उदासियां दूर कर दी। अरे चौधरी, ये तो शुरुआत है। मैं अमिता को किसी अलग मुकाम पे देखना चाहता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ये मुकाम पे पहुंच गए। यार अधिकारी, अमिता अगर मेरी बेटी है तो तुम भी तो उसके अंकल हो, उससे गाइड हो भाई। हाँ, अंकल तो बस एक रिश्ते का नाम है, असल में काम गाइड का है। अगर अमिता इसी तरह मेरा कहना मानती रही ना और मेरे बताए रास्ते पे चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब वो किसी कंपनी की नौकर नहीं बल्कि मालकिन हो। अरे यार, कमाल करते हो तुम यार। भला अमिता तुम्हारी बात क्यों नहीं मानेगी? मैं तो कहता हूं, अगर अधिकारी कहे ये दिन है तो अमिता कहेगी ये दिन है। अधिकारी कहे कि ये रात है तो अमिता कहेगी ये रात है। अमिता, तुम क्या कहती हो? डैडी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुना, ये मेरी बेटी भी मुझसे सहमत है। अरे बेटी, अंकल का गिलास खाली होगा भाई। ड्रिंक्स बहुत हो गए, अब डिनर। क्या ख्याल है? हाँ, मैं अमिता का कहना नहीं टाल सकता। ये सब क्या है गोपाल जी? हिसाब किताब के सारे बैलेंस शीट्स पूरे नहीं हैं। यहां से इतने सारे वाउचर्स गायब हैं। लेजर्स पूरी तरह से ठीक नहीं किए गए हैं। इतने सारे लोगों को आपने एडवांस दे रखा है, और अगर इतने सारे लोगों को आपने एडवांस दिया है तो उनकी सैलरी में से काटा क्यों नहीं? मेरी इस बात का कोई जवाब है आपके पास? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, प्लीज आंसर मी। इस बात का जवाब तो हम सिर्फ विनोद साहब को दे सकते हैं। क्यों सिर्फ विनोद साहब को क्यों दे सकते हैं? आज से इस डिपार्टमेंट का इंचार्ज मैं हूं। मुझे अपना हिसाब किताब पूरा साफ साफ चाहिए। आपने हमें बुलाया सर? आप ही का नाम ललिता जी है? जी हाँ। तो आपने इस कंपनी से 1 साल पहले 5,000 रुपए लोन में लिए थे? जी हाँ। तो क्या मैं ये जान सकता हूं कि आज तक आपने ये लोन अदा क्यों नहीं किया? या मैं यूं कहूं कि आज तक आपकी सैलरी में से वो काटा क्यों नहीं गया? क्यों गोपाल जी, मेरी इस बात का कोई जवाब है आपके पास? आज तक इनकी सैलरी में से वो लोन क्यों नहीं काटा गया? आंसर मी। आप सब लोग एक बात ध्यान से सुनिए। आज तक जो कुछ इस कंपनी में हुआ सो हुआ, लेकिन आज वही होगा जो मैं चाहूंगा। एंड आज के बाद इनकी हर महीने की पगार में से 500 रुपए काटे जाएंगे। इज दैट क्लियर? ये लोग विनोद ठाकुर के हुक्म से पास हुआ था। विनोद जी ने यह हुक्म लोन देने के लिए दिया था, इनाम के लिए नहीं। तो क्या मुनासिब रहेगा कि विनोद ठाकुर के हुक्म के बगैर ये लोन वापस लिया जाए? विनोद जी ने हुक्म लोन के लिए दिया था,
और मैं हुक्म लोन काटने के लिए दे रहा हूं। इज दैट क्लियर? जी हमें और आप ललिता जी, माना कि ये लोग भूल गए थे, लेकिन क्या आप भी भूल गई थी कि आपने इस कंपनी से लोन लिया? That's enough. जा सकती हैं आप। इस कंपनी के अकाउंट्स पूरे करने के लिए हमें ओवरटाइम करना पड़ेगा, खास तौर पर आप दोनों को। तो एक दूसरे की तरफ क्या देख रहे हैं? जी वो जाकर अपना काम कीजिए। जी सरकार। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। जयराम जी की छोटे ठाकुर। जयराम जी की मुखिया जी। तो बताइए कामकाज कैसे चल रहा है फैक्ट्री में? अभी तक तो सभी ठीक ठाक चल रहा था हुजूर। और अब अब बोलते क्यों नहीं मुखिया जी? अब क्या बताएं सरकार, जब से वो अंग्रेजी मुनीम आवा है ना, उन्होंने काम काज में और हिसाब किताब में बहुत मीन निकाला है। अरे हुजूर, उन्होंने तो आप तक को नहीं छोड़ा। क्या मतलब? अकाउंटेंट साहब फरमाते हैं हिसाब किताब में बहुत गड़बड़ है। हजूर, जो पैसा आप ललिता को दिए रहे वो कहता है कि वो भी कटिया है। तुम्हें कैसे मालूम मुखिया जी? हजूर खुद ही कह रहा है, वो कह रहा है कि विनोद के हुक्म से जौन पैसा ललिता को दिया है वो हमरे हुक्म से कटिया है। हजूर एक बात कहें, अगर आपको बुरा ना लगे तो कौवे को कोतवाली मिल गया है। अरे भाई साहब आइए। क्या बात है? लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। अच्छा, किस किस्म की बात है? ये कुछ अकाउंट्स के बारे में। हाँ, यहाँ अकाउंट्स में काफी गड़बड़ है। इतनी जल्दी तुम्हें गड़बड़ भी नजर आ गई? हाँ, मैंने यहाँ के अकाउंट्स चेक किए थे और मुझे पता चल गया। अच्छा, क्या गड़बड़ नजर आई तुम्हें? लोगों के लोन्स के बारे में कुछ वाउचर्स नहीं हैं, बैलेंस शीट्स पूरी नहीं है। खास तौर पर ललिता को जो 1 साल पहले लोन दिया गया था वो आज तक उसकी सैलरी से काटा नहीं गया। मिस ललिता को लोन मैंने दिया है, तुम्हें किसने हक दिया उसे काटने का? मैं यहाँ का अकाउंटेंट हूँ, हक न सही, लेकिन ये मेरी ड्यूटी में शामिल है। तुम्हारा हक, तुम्हारी ड्यूटीज, तुम्हारे फर्ज मालिकों के हक के मोहताज हैं। ये फैसले मालिकों ने किए हैं और इसे रद्द करने का हक भी सिर्फ मालिकों को है। मैंने आपका कोई भी फैसला रद्द नहीं किया। जो कुछ गलतियां यहां पर हो रही थी मैंने उसे सुधारने की कोशिश की। ओह, इसका यह मतलब है कि अब मालिक गलतियां ही करने लगे। देखिए भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा ऐसा कुछ भी कहने का मकसद नहीं था। सुनो, तुम मेरे बाबूजी के दोस्त के बेटे हो, मेरे भाई जैसे हो मगर भाई नहीं। मुझे फैक्ट्री में भाई साहब कहने की कोई जरूरत नहीं है। सब मुझे छोटे ठाकुर कहकर पुकारते हैं और तुम भी मुझे छोटे ठाकुर ही कहकर पुकारोगे। इज दैट क्लियर? जी। और मेरे हुक्म के बगैर तुम किसी का लोन नहीं काटोगे। जी। मिस ललिता का लोन मैंने माफ कर दिया है। जी। बेटे, अरे पापा आप लेकिन आप अचानक कैसे आ गए? औलाद का दर्द बाप को आवाज देकर पुकारे, ये जरूरी तो नहीं बेटी। बाप का दिल उसे दूर से ही सुन लेता है। तुम कैसी हो बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। देखो, झूठ मत बोलो। मुझे खबर मिली है कि तुम इस हवेली में एक कैदी की जिंदगी बिता रही हो। नहीं पापा, ये सच नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ। तुम झूठ बोल रही हो कुसुम। तो मैं ये भी जानता हूं कि तुम ये झूठ क्यों बोल रही हो। शिकवे शिकायत ना करना, हर जुल्म को चुपचाप सह लेना, ये सब तुम्हें अपनी मां से विरासत में मिला है। लेकिन मेरी बेटी का खून इतना ठंडा नहीं है। मैं तुम्हें ये कहने आया हूं कि बाप का घर छोड़ देने के बाद बाप से नाता नहीं टूट जाता है।
उन दोनों बाप बेटे से कह देना कि अब अगर उन्होंने कोई जुल्म किया तो मैं किसी भी हद से गुजर सकता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? हाँ बेटी, मैं ये कहने आया हूं कि अगर अब उन बाप बेटों ने कोई ऐसी ऐसी बात की तो मैं उन दोनों को उठवा लूंगा और फिर उनसे मैं तुम्हारे हर होगा हिसाब लूंगा। क्या हो गया आपको पापा? आपको बिल्कुल झूठी खबरें मिली है मेरे बारे में। आप मेरा विश्वास कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ यहाँ, मुझे यहाँ कोई दुख नहीं है। तो मैंने जो कुछ सुना है सब झूठ है। हाँ पापा, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। तुम सच कह रही हो? हाँ पापा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। शुरू शुरू में कुछ उलझनें जरूर हुई थी, पर आदमी को समझने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। फिर एडजस्टमेंट होते होते ही होती है ना। लेकिन अब सब ठीक हो गया है। बेटी, तुम सच कह रही हो ना? कमाल करते हैं आप। भला मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगी? सच पापा, अब विनोद और मैं एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जान गए हैं। अभी कल ही तो मैं उनके साथ शहर गई थी शॉपिंग करने। 25 तारीख को हमारी एनिवर्सरी जो है। कुसुम, अरे ठाकुर साहब, आप आज कहाँ रास्ता भूल पड़े? नमस्ते भाभी जी, बस इधर से गुजर रहा था, सोचा कुसुम से मिलता चलो। अच्छा किया। अब चलता हूँ, इजाजत दीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमारे घर आए हैं और बिना कुछ खाए पिए? तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। उसकी जरूरत आपको नहीं होगी, हमें तो है। कुसुम, जाओ भूरे महाराज से कहो ठाकुर साहब के लिए खाना परोसें। जी। नहीं बेटे, दरअसल मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में आपका घर पड़ा, सोचा आप लोगों से मिलता चलो, फिर कभी आ जाऊंगा। ठीक है, तो फिर आप एक काम कीजिए, 25 तारीख को हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, आप उस दिन घर जरूर आइएगा और खाना भी खाइएगा। मैरिज एनिवर्सरी पे तो आना ही पड़ेगा, और फिर आप लोगों ने न्योता भी दे दिया है, इसी बहाने विनोद और ठाकुर साहब से मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, इजाजत दीजिए। अच्छा बेटे। तो 25 तारीख की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से हो रही हैं। देवा लंबोदर गिरिजा नंदना, देवा लंबोदर गिरिजा। अरे मारा झुलनिया का धक्का, पलम कलकत्ता पहुंच गए। मारा झुलनिया का धक्का, पलम कलकत्ता। क्या बेसुरा गाना गा रहे पंडित? गाना बंद करो। काहे बंद करें? आप सुने? अरे हमरा कान बसता है क्या ससुर? तुम कुछ कहोगे तब ना सुनेंगे। आपको मालूम ठाकुर साहब आए थे? है ससुर, ठाकुर के महल में ठाकुर लोग नहीं आएगा तो क्या महल ही आएगा? हम अपने ठाकुर की बात नहीं कर रहे, ये नए ठाकुर भूपिंदर सिंह साहब आए थे भाई। अच्छा, अपनी बहू रानी के बपवा। अरे तो बिटिया से मिलने आए होंगे, इसमें कौन खास बात है? खास बात? अरे खास बात है, यही तो बता रहा हूं मैं आपको। अरे तो बोलो ना। क्या है, ठाकुर साहब के कान में भनक पड़ गई कि उनकी बेटी के साथ बड़ा उल्टा सूल्टा सलूक कर रहे लोग, इसलिए गुस्से में बड़े लाल पीले होके गए उन्होंने। अच्छा? हाँ, कह रहे थे कि मेरी बेटी के साथ अगर गलत सलूक किया तो बाप और बेटा दोनों को उठा लेता उटच। ठाकुरों के घर में तो ऐसा होता ही है। ऐसा? मगर तुम्हें कैसा मालूम? अरे हमरे ठनकपुर में है। ठनकपुर? पंडित, तुम्हारा ठनकपुर नाम लेते हैं तो मैं भी ठनक जाता क्या? अरे लूंगा, 1000 बार ठनकपुर का नाम लूंगा। तुम क्या करोगे अपना? पंडित जी, मैं आपके पांव पे हाथ लगाता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो खाली गवर्नमेंट को एक ही दरख्वास्त कर सकता, शहरा के नाम बदल रहे, ये ठनकपुर का नाम भी बदल देते तो मेरे दिल को कितना सुकून मिलता है ना पंडित? भूरे महाराज। जी मलकिन। अरे मलकिन, आप रसोई में? महाराज, मैं पूछने आई थी, आज हमारे यहाँ कुछ मीठा बना है? मीठा तो रोज ही बनता है मलकिन। नहीं, मेरा मतलब था आज कुछ गाजर का हलवा बनाए मालकिन। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। सुनो जी, कल से करण प्रताप के लिए फैक्ट्री में खाना जाएगा, समझ गए ना? समझ गए मलकिन। अगर खाना तैयार हो गया हो तो आधे घंटे में परसवा देना। जो हुक्म मलकिन। पंडित जी, एक बात पूछूं?
ये पूरा का पूरा खानदान करण प्रताप सिंह के ऊपर इतना मेहरबान क्यों है भाई? एक बात बोले परदेसी? बोलो। ये ससुर करण प्रताप यूं ही नहीं आया है। मतलब? अपने साथ कोनो भेद जरूर लाया है। करण, अरे तुम यहाँ अकेले खिड़की पर खड़े क्या कर रहे हो? कुछ नहीं माँ जी, फैक्ट्री से लौटा था, थकान उतारो। थकान उतार रहे हो या किसी चिंता में डूबे हो? चिंता? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो करण, अब तुम इस घर, इस खानदान का एक हिस्सा बन चुके हो और इस घर की और इस खानदान की जिम्मेदारी मुझ पर है। इस घर के हर आदमी की परेशानी मेरी परेशानी है। और मुझसे साफ साफ बताओ कि बात क्या है, मुझसे कुछ छुपाना मत। माँ जी, मैं आपसे कैसे छिपा सकता हूँ और क्यों छिपाऊंगा? आज अगर मैं इस घर का एक हिस्सा हूं तो सिर्फ आपकी मेहरबानी और आपकी दरियादिली की वजह से। तो फिर बताओ बात क्या है? माँ जी, इस बात को आपसे ज्यादा और कौन समझ सकता है कि मैं इस घर में सिर्फ इसलिए नहीं आया हूं कि इस घर की दौलत पर अपना हक जमाऊं। इस घर में दौलत के अलावा प्यार भी, वो प्यार जो मुझे कभी नहीं मिला, लेकिन जिस पर मेरा हक हमेशा से था। और माँ जी, मैं इस हक को छोड़ना नहीं चाहता। क्यों छोड़ो? प्यार क्या, इस घर की हर चीज पर तुम्हारा हक है और वो हक तुम्हें मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये मेरा तुमसे वादा है। क्या तुमने इस हक में कोई कमी महसूस की? नहीं माँ जी, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। हक इंसान को कभी अकेले नहीं मिलता। फर्ज और कर्तव्य हक की उंगली थामे उसके साथ चलते हुए आते हैं। और जो इंसान हक मांगता है, अगर वो अपना फर्ज और अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता तो वो सिर्फ गुनाह करता है। करण, तुम ये इशारों में क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, जो बात कहनी है साफ साफ कहो। मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। माँ जी, मैं यहाँ पर रहकर अपना फर्ज पूरा नहीं कर पा रहा। मतलब ये कि पिताजी ने मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को संभालने की जिम्मेदारी दी। हाँ तो ये है कि इस फैक्ट्री से जो भी दौलत निकलती है उस पर हक पिताजी का, आपका, विनोद भाई साहब का है। अगर इस दौलत में कोई हेरफेर करता है, ये मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्या फैक्ट्री में कोई हेरफेर हो रहा है? हाँ माँ जी। करण, तुम अकाउंट संभालते हो ना, तो उसे रोकना और खत्म करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ माँ जी, मैं जानता हूँ, लेकिन जब भी मैं इस बारे में कुछ करना चाहता हूँ, इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहता हूँ, तो विनोद भाई साहब मेरे बीच में आ जाते हैं। क्यों? माँ जी, वो समझता है कि मैं अपनी हद से आगे निकल रहा हूँ, अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठा रहा हूँ। मेरी सिंसियरिटी पर वो शक करता है, यकीन नहीं करता मुझ पर। बेकार की गलतफहमी उसने पाल रखी है मेरे लिए। तुमने क्या सोचा? माँ जी, मैं चाहकर भी इस गलतफहमी को अभी दूर नहीं कर सका, और गलतफहमी का ये सिलसिला तो बहुत दूर तक निकल गया है। अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि एक बार फिर मैं आप लोगों की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। बड़े ठाकुर का नाजायज बेटा करण रतनपुर आकर ठाकुर साहब के साथ रहने लगता है और उनकी फैक्ट्री के हिसाब किताब की देखरेख करता है। गांव का मुखिया और गोपाल उसके आने से परेशान हैं, क्योंकि दोनों मिलकर फैक्ट्री के हिसाब में घपला कर रहे थे। गोपाल विनोद से करण की शिकायत करता है और विनोद करण से जवाब तलब करता है। इनमें से कोई भी ये नहीं जानता कि करण भी ठाकुर साहब का बेटा है। कुसुम का पिता अपनी बेटी से मिलने रतनपुर आता है और उससे ये जानना चाहता है कि वो अपने ससुराल में खुश तो है। कुसुम उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि उसे किसी से शिकायत नहीं, लेकिन उसको तसल्ली नहीं होती और वो ये कहकर खामोश हो जाता है कि अगर उसकी बेटी को ठाकुर परिवार ने दुख पहुंचाया तो वो सारे परिवार को बर्बाद कर देगा।
करण रतनपुर छोड़कर जाना चाहता है, लेकिन ठकुराइन उसे रोक लेती है और ठाकुर विनोद को शहर भेज देने का फैसला करता है। अब आगे। करण, तुम ये इशारों में क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, जो बात कहनी है साफ साफ कहो, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। माँ जी, मैं यहाँ पर रहकर अपना फर्ज पूरा नहीं कर पा रहा। मतलब ये कि पिताजी ने मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को संभालने की जिम्मेदारी दी। हाँ तो ये है कि इस फैक्ट्री से जो भी दौलत निकलती उस पर हक पिताजी का, आपका, विनोद भाई साहब का है। अगर इस दौलत में कोई हेर फेर करता है, ये मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्या फैक्ट्री में कोई हेर फेर हो रहा है? हाँ माँ जी। करण, तुम अकाउंट संभालते हो ना, तो उसे रोकना और खत्म करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ माँ जी, मैं जानता हूँ, लेकिन जब भी मैं इस बारे में कुछ करना चाहता हूँ, इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहता हूँ, तो विनोद भाई साहब मेरे बीच में आ जाते हैं। क्यों? माँ जी, वो समझता है कि मैं अपनी हद से आगे निकल रहा हूँ, अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठा रहा हूँ। मेरी सिंसियरिटी पर वो शक करता है, यकीन नहीं करता मुझ पर। बेकार की गलतफहमी उसने पाल रखी है मेरे लिए। तुमने क्या सोचा? माँ जी, मैं चाहकर भी इस गलतफहमी को अभी दूर नहीं कर सका, और गलतफहमी का ये सिलसिला तो बहुत दूर तक निकल गया है। अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि एक बार फिर मैं आप लोगों की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। क्या? हाँ माँ जी, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि बार बार विनोद भाई साहब की नजरों के सामने आकर उनके दिल में मेरे खिलाफ जो नफरत और गुस्सा है, मैं उसे हवा दूं। माँ जी, मैं यहां से दूर जाना चाहता हूं। तुम कहीं नहीं जाओगे कर्ण। देखो कर्ण, ये सिर्फ तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम कौन हो और क्या हो। विनोद भी नहीं जानता है, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि उसे किसी भी बात का पता चले। करण, तुम्हारी जिम्मेदारी दोहरी हो गई है। विनोद को इस बात की खबर ना लगे कि तुम कौन हो, और तुम्हें मेरी मदद भी करनी है, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन फिर विनोद भाई साहब। करण, उसकी फिक्र तुम मत करो। विनोद थोड़े दिनों के बाद शहर में शिफ्ट हो रहा है, और भी बहुत सारे कारोबार हैं जो उसे संभालने हैं। करण बेटा, आखिर फैक्ट्री तो तुम्हें ही संभालनी है। अरे विनोद, तुम आ गए? हाँ माँ। जीते रहो। काम हो गया? जी, बाबूजी ने जो डील किया था मैंने उसे पक्का कर दिया। बहुत देर कर दी। लंबी चौड़ी बातचीत हो गई थी? नहीं माँ, बातचीत तो अपने वक्त से पूरी हो गई थी, पर मेरे साथ आपकी प्यारी बहुरानी थी ना। अब आप तो जानती हैं, जब औरत शॉपिंग करती हैं तो वक्त बेचारा अपनी रफ्तार को भूल जाता है। क्या लंबी चौड़ी शॉपिंग कर डाली? पता नहीं माँ, मगर मुझसे छुप कर की उसने। समझ गई, वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती होगी। सरप्राइज? किस बात की? 25 तारीख को तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी है ना, उसी के लिए। ओह, मैरिज एनिवर्सरी। कौन सी तारीख बताई आपने? 25 तारीख। बाप रे। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। किसी और को अपॉइंटमेंट दिया हुआ है क्या? नहीं माँ, मैं कुछ और सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? माँ, मैं सोच रहा था कि अगर मैं और कुसुम शहर वाले बंगले में अपनी मैरिज एनिवर्सरी मना लें तो तो आप लोगों को कोई एतराज नहीं होगा माँ? हमें क्या एतराज होगा? मैरिज एनिवर्सरी तुम्हारी है और तुम्हें मनानी है, हमें तो खुश होना है। हम लोग यहाँ रहकर भी खुश हो लेंगे। थैंक यू माँ, थैंक यू वेरी मच। अरे सुनो विनोद। अब क्या है माँ? अरे वो कुसुम को तो बता देना, मेहमानों की लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर के बैठी है। अगर उसने इनविटेशन भेज दिए तो मुश्किल हो जाएगी। जरूर बता दूंगा। I love you माँ।
ओहो, यहाँ भी जगह नहीं है। अब इसका क्या करूं? कुसुम, जी? अरे भाई क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, शहर से इतना सारा सामान ले आई थी, अब देखती हूँ तो जगह ही नहीं है। वो ऐसे ही। कुसुम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी, कहिए। देखो भाई, 25 तारीख को हम शहर जा रहे हैं, और हमारी मैरिज एनिवर्सरी हम वहीं मना रहे हैं। अरे, आपको याद है कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी 25 तारीख को है? तुम भी कमाल करती हो। जिंदगी में एक ही तो शादी की है मैंने, और उसकी तारीख भी याद नहीं रहेगी मुझे। अच्छा, मुझे तो लगा था आप ये भी भूल चुके हैं कि आप शादीशुदा हैं। क्या बात करती हो कुसुम, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि मैं शादीशुदा इंसान हूँ, और मुझे तुम जैसी हसीन खूबसूरत बीवी मिली है। वैसे अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना अगर ये मैं इनविटेशन पोस्ट कर देती तो बहुत गड़बड़ हो जाती। लेकिन विनोद, क्या माँ और बाबूजी को दुख नहीं होगा कि हम अपनी एनिवर्सरी उनके बगैर ही मना रहे हैं? ओहो, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने माँ जी को मना लिया है और उन्होंने हमें इजाजत भी दे दी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं, एक गड़बड़ है। ओफो, अब क्या है? विनोद, आपका जो सरप्राइज गिफ्ट है वो मैंने इस पते पर मंगवा लिया है। खैर, कोई बात नहीं, मैं उसे कह दूंगी कि वो सरप्राइज गिफ्ट यहाँ के बदले हमारी शहर वाली कोठी पे ले आए। हाँ, ये ठीक रहेगा। That's like a good girl. देवी जी संभालिए। प्यार, और तुझसे प्यार। हवेली में काम करने वाली एक मामूली लड़की से प्यार, एक आवारा बदचलन और वैश्या से प्यार। हवेली में काम करने वाली एक मामूली नौकरानी मुझसे शादी का सपना देखा तूने? मुझसे? तेरी हिम्मत कैसी? तू वैश्या है, तू कुल्टा है, तू वैश्या है, तू कुल्टा है, तू वैश्या है, तू कुल्टा है। प्रगति, प्रगति क्या हुआ? क्या बात है प्रगति, बोलो ना। प्रगति, कुछ नहीं। नहीं प्रगति, कुछ बात तो है। देखो प्रगति, ये मत समझना कि मैंने दुनिया नहीं देखी है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। दुखों का एक ज्वालामुखी सुलग रहा है तुम्हारे अंदर। मैंने कई बार सोचा कि तुमसे इस बारे में पूछूं, लेकिन हर बार ये सोच कर रह गई कि कहीं कहीं तुम्हारे जख्म फिर से हरे ना हो जाए। लेकिन प्रगति, तुम्हारे साथ इतने दिन रहने के बाद, तुमसे इतना अपनापन होने के बाद, क्या मेरा इतना हक भी नहीं बनता कि मैं तुमसे पूछ सकूं कि तुम्हारा दुख क्या है? अभी कपड़ों को जरा देखो। क्या तुम जानती हो ये कपड़े किसके हैं? हाँ, वो कुसुम आई थी ना, उसने कहा था कि उसके पति के हैं। वो अपनी शादी की सालगिरह के लिए सिलवाना चाहती है। क्यों? क्या तुम जानती हो कि
कुसुम का पति कौन है? कौन है? विनोद ठाकुर। कौन विनोद ठाकुर? वही विनोद ठाकुर जिसने मेरी मांग में सिंदूर लगाने के बजाय मेरे जीवन को आग लगाकर जलाकर राख कर दिया। वही विनोद ठाकुर जिसने मुझसे प्यार लेकर मुझे बेवफाई का दाग दे दिया। वही विनोद ठाकुर जिसने मेरी जिंदगी और मेरे दिल से प्यार निकाल कर उसमें दर्द, दुख, कड़वाहट और बदनामी का जहर घोल दिया। मैं तो उसका कफन तैयार करना चाहती थी, लेकिन मेरे तकदीर को देखो, मैं उसकी शादी की सालगिरह का जोड़ा तैयार कर रही हूं। लेकिन नहीं, अब मैं नहीं करूंगी। मैं इन कपड़ों को जला दूंगी, इन्हें जलाकर राख कर दूंगी। प्रगति क्या कर रही हो? प्रगति छोड़ो इसे। मैं कहती छोड़ दो इसे। पगली कहीं। अरे ये तो सिर्फ एक कपड़ा है जो पल भर में जलकर राख का ढेर हो जाएगा, लेकिन तेरे अंदर जो आग सुलग रही है ना, वो ऐसे ठंडी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इस आग को मैं कैसे ठंडा करूं? कैसे? प्रगति, उससे बदला लेकर। हाँ प्रगति, बदला लेकर। और इसके लिए सबसे जरूरी है उसका जिंदा रहना और तेरा जिंदा रहना। अरे उसने तेरे साथ बेवफाई की, तेरे प्यार को ठुकराया, तुझे बदनामी का दाग दिया। जानती है ऐसा करने में वो कामयाब क्यों हो सका? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास ढेर सारी दौलत है। इतनी दौलत जिसे वो दुनिया की हर चीज खरीद सकता है, किसी को भी बर्बाद कर सकता है। लेकिन प्रगति, उसकी मौत तेरे दुखों का इलाज नहीं है। तेरे दुखों का इलाज है उसकी बर्बादी, सिर्फ उसकी बर्बादी। तुम ही बताओ, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? प्रगति, किसी भी खिंची हुई लकीर को छोटी करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है, जब उस लकीर के सामने ठीक वैसी ही लेकिन उससे बड़ी लकीर खींची जाए। तुझे वही लकीर बनना पड़ेगा प्रगति, ताकि वो तुझसे छोटा हो जाए। तुझे इतनी दौलत कमानी होगी कि उसकी दौलत बेकीमत हो जाए। तुझे इतना बड़ा होना होगा कि वो तेरे सामने बौना नजर आने लगे। हाँ प्रगति, तुझे अब इन्हीं राहों पे सोचना होगा। तुझे अपने आप को बदलना होगा। लेकिन तू ये मत सोच कि मैं तुझे अकेली छोड़ दूंगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूं और हमेशा रहूंगी। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मेरे जीवन को एक नई राह दिखा दी है। एक नई राह दिखा दी है। अरे नहीं भाई, ठीक उन्हीं को दो। डील उनके थ्रू हुई है ना? Yes, agreement. Thank you. So the deal is through, Mr. Vinod. Congratulations, Mr. Modi. Yeah. राजेश, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैंने थिएटर की 2 टिकट लाई हूँ, तुम्हें मेरे साथ अभी इसी वक्त चलना होगा। एक मिनट मीना जी, देखो मैं नहीं आ पाऊंगा, हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। आप अकेली मैं कुछ नहीं सुना चाहती, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा बस इसी वक्त। मीना जी, हम लोग मीटिंग में हैं। हाँ मीना, ये है मिस्टर विनोद ठाकुर। इनके साथ हमारा बहुत बड़ा बिजनेस डील हो रहा है। हेलो। सॉरी मैंने आप लोगों की मीटिंग डिस्टर्ब किया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं राजेश को। नो प्रॉब्लम, प्लीज। चलो राजेश, वरना बहुत देर हो जाएगी। चलो। हाँ, go ahead. नहीं, चलो। My daughter. Okay.
बैठे ना आप, कुछ लिखिए। नो थैंक यू मिस्टर मोदी, थैंक यू वेरी मच। वैसे भी मुझे दीनदयाल के ऑफिस जाना है। थैंक यू सो मच। अरे लेकिन तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, तुम चलो तो सही मेरे साथ। प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, तुम चलो। अच्छा एक मिनट, खाली एक मिनट। हाँ देखो, दफ्तर में भी बहुत काम पड़ा है। अभी मुझे दीनदयाल कंपनी कमीशन का चेक भी बनाना है। वो सब पापा कर लेंगे। राजेश, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात कहनी थी। यही कह दो ना। यहाँ नहीं, मैं एक शेर सुनाऊं? सुना दो। नुक्ता ची है गमे दिल उसको सुनाए ना बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए ना बने। हाय राजेश। हेलो अनिल, कम। Hi. Hello, Rajesh. How are you? How are you? I'm fine, thanks. Hello, मीना जी. हाय। भाई राजेश, आप दोनों जब यहाँ मौजूद हैं, तो पक्का शेरो शायरी की बात कर रहे होंगे। इसी मौके पे मुझको भी एक शेर याद आ गया। आप कहें तो अर्ज करूं? तुम भी सुना दो। हाँ, तो कहाँ है? वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी उनके घर को देखते हैं। कभी उनके घर को देखते हैं, उनके दफ्तर को नहीं देख सकते? क्यों नहीं देख सकते? डॉक्टर, तुमने जो अभी शेर पढ़ा ना, अगर गालिब साहब जिंदा होते तो वो जरूर खुदकुशी कर लेते। क्यों? मुझे एक बात समझाओ डॉक्टर, अगर तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सा शेर किस सिचुएशन में यूज होता है, तुम उसे पढ़कर उस बेचारे शायर को क्यों मायूस करते हो? देखो, ये जो तुमने अभी शेर पढ़ा ना, वो तब मुनासिब होता जब हम तुम्हारे घर आते। अब फिलहाल तो तुम यहाँ आए हो ना। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। एक्सक्यूज मी मीना जी। नो प्रॉब्लम। भाई राजेश, बात ये है कि तुम और मीना जब भी मौजूद होते हो तो एक से एक बढ़िया शेर पढ़ते हो। यार मुझको कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मैंने सोचा कि अगर मुझे भी तुम्हारी कंपनी में रहना है तो यार कुछ शेरो शायरी तो मुझे भी रटनी पड़ेगी ना। यार अभी शुरुआत की है, तुम देखते जाओ, रफ्ता रफ्ता एक्सपर्ट हो जाऊंगा। अच्छा मुझे एक बात समझाओ डॉक्टर। हाँ। तुम्हें थिएटर का शौक है? शौक? अरे थिएटर इज माय फर्स्ट लव। यू डोंट नो? ये जो डॉक्टर का पेशा है ना, ये तो मैंने पेरेंट्स के प्रेशर में आके इख्तियार किया। कॉलेज के ज़माने में मैं बहुत प्लेज में पार्ट लेता था। अगर मैंने अपने दिल की सुनी होती तो आज मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनता। शेक्सपियर का वो नाटक है ना टेम्पेस्ट, और बर्नार्ड शॉ का पिग्मेलियन, वो दोनों मेरे पसंदीदा नाटक थे। यू नो टेम्पेस्ट में वो जो लाइन है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें सुनाऊं। बस मुझसे गलती हो गई। मैंने तुमसे ये पूछ लिया कि तुम्हें थिएटर में दिलचस्पी है क्या। मुझे माफ कर दो भाई। अरे यार, मैंने सोचा तुम शॉर्टकट में समझोगे नहीं, तो मैं तुम्हें डिटेल में बता रहा था। अच्छा, तुम्हें थिएटर में दिलचस्पी है ना? हाँ यार, बहुत दिलचस्पी है। मीना जी जरा एक मिनट आइए ना। देखो डॉक्टर, दरअसल बात यह है, शहर में बहुत अच्छा थिएटर आया हुआ है। अब प्रॉब्लम यह है कि मीना जी के पास 2 टिकटें हैं और वो अकेली जाना नहीं चाहती। अब आपको थिएटर में इतनी दिलचस्पी है तो आप इनके साथ चले जाइए, आपका शौक भी पूरा हो जाएगा, इनको कंपनी भी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योरसेल्फ। बाय मीना जी, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय। राजेश, राजेश सुनो तो। राजेश, अजीब है ये। राजेश कुछ बात ही नहीं समझता। अब अजीब बात है, मैं भी यही सोच रहा था। क्या बात? यही कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई बात नहीं समझते। हालांकि कुछ बातें ही ऐसी होती हैं जो कि लोगों को अपने आप समझ लेनी चाहिए, समझाई नहीं जा सकती। विनोद और उसकी पत्नी कुसुम शहर से लौटते हैं। ठाकुराइन विनोद को याद दिलाती है कि आने वाली 25 तारीख को उसकी शादी की पहली सालगिरह है और कुसुम इसी उत्सव के लिए नए जोड़े बनवाने का इरादा लेकर शहर गई थी। विनोद को याद आता है कि 25 तारीख को तो वो अमिता के साथ उसका जन्मदिन मनाने का वादा कर चुका है, तो वो परेशान होता है और अचानक अपनी माँ से अपनी शादी की सालगिरह शहर में मनाने की इजाजत मांगता है। ठाकुराइन खुश होती है और विनोद से कहती है कि वो अपना फैसला कुसुम को बता दे ताकि वो मेहमानों को हवेली में ना बुलवाए। विनोद कुसुम पर अपना इरादा जाहिर करता है। कुसुम खुश होती है। प्रगति विकास की पत्नी आशा को बताती है कि वो विनोद की पत्नी कुसुम से मिली थी, जो ईसा भाई की दुकान पर नए जोड़े बनवाने आई थी।
प्रगति नए जोड़ों को आग लगा देने की बात करती है, लेकिन आशा उसे ऐसा करने से रोकती है और समझाती है कि उसे विनोद को नीचा दिखाने के लिए विनोद से बड़ा बनकर दिखाना होगा। मोदी की बेटी मीना राजेश के और करीब आने लगती है। अब आगे। मीना जी जरा एक मिनट आइए ना। देखो डॉक्टर, दरअसल बात यह है, शहर में बहुत अच्छा थिएटर आया हुआ है। हाँ? अब प्रॉब्लम यह है कि मीना जी के पास 2 टिकटें हैं और वो अकेली जाना नहीं चाहती। अब आपको थिएटर में इतनी दिलचस्पी है तो आप इनके साथ चले जाइए, आपका शौक भी पूरा हो जाएगा, इनको कंपनी भी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योरसेल्फ। बाय मीना जी, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय। राजेश, राजेश सुनो तो, राजेश। अजीब है ये, राजेश कुछ बात ही नहीं समझता। अब अजीब बात है, मैं भी यही सोच रहा था। क्या बात? यही कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई बात नहीं समझते। हालांकि कुछ बातें ही ऐसी होती हैं जो कि लोगों को अपने आप समझ लेनी चाहिए, समझाई नहीं जा सकती। मीना, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। क्या बात कहना चाहते हो? यही कि अब आज मौसम कितना अच्छा है। ये तो कोई बात नहीं हुई। कहना तो बहुत कुछ था मीना, मगर फिलहाल इतना ही कहूंगा। दिल से तो हर मामला करके चले थे साफ हम, कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई। अब ये कोई नहीं कह सकता कि मैंने ये शेर गलत पढ़ा है या गलत मौके पे पढ़ा है। अब देखना, बात ही बात में समय का पता ही नहीं चला। अब जल्दी चलो वरना थिएटर शुरू हो जाएगा। चलो। ये ये चेक तो वैसे दीनदयाल एंड कंपनी का है, मगर इसका सारा क्रेडिट तुमको जाता है। तुमने वाकई में काफी मेहनत की है इसके लिए। जी, लगता है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई, इसीलिए इस चेक को मैं अपना बर्थडे गिफ्ट समझ रही हूँ। यू आर रॉन्ग अमिता। क्यों? इतना मामूली सा बर्थडे गिफ्ट? नो वे, यू डिजर्व मच मोर। और ये गिफ्ट मुझ पर उधार है और 25 तारीख को मैं इसे सूद समेत चुका भी रहा हूं। मुझे उस गिफ्ट का बेचैनी से इंतजार रहेगा और सूद का भी। अरे मैं एक बात बताना भूल गया तुम्हें, प्रोग्राम में थोड़े चेंजेस आ गए हैं। क्या? मैं चाहता था कि मैं तुम्हारा बर्थडे हमारे शहर वाले बंगले में मनाऊं, मगर उसका रेनोवेशन चल रहा है, तो मैंने फैसला किया कि तुम्हारा बर्थडे मैं एक आलीशान होटल में मनाऊंगा। तुम्हें मंजूर है? मुझे दिलो जान से मंजूर है। हेलो, कौन? ज्योति। थैंक यू। हाँ, आज पूरा 1 साल हो गया है हमारी शादी को। नहीं, वो जरा बाहर गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। माँ जी ठीक हैं। हाँ हाँ, बाबूजी भी ठीक हैं। प्रेम कैसे है? अच्छा, और बच्चे? ठीक है। ओके फाइन, या थैंक यू, बाय। अरे प्रगति, आओ, कपड़े ले आई? आओ। वाह,
खूबसूरत सिलाई की है तुमने। इतना खूबसूरत काम तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तुमने तो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स की छुट्टी कर दी है। ये क्या है? आपने सारी चीज़ों का ऑर्डर दिया था, लेकिन रुमाल का ऑर्डर देना आप भूल गई, इसलिए ये मैं अपनी तरफ से ले आई हूँ। आप अपने पति को दे दीजिएगा मेरी तरफ से शादी के सालगिरह के गिफ्ट के तौर पर। ब्यूटीफुल, मगर इसमें फूल कम और कांटे ज्यादा हैं। दुनिया में फूल कम और कांटे ज्यादा ही होते हैं, लेकिन फिर भी तोड़ने वाले फूल तोड़ ही लेते हैं। शायद इसलिए फूल जितना ही खूबसूरत हो, उसमें कांटे उतने ही ज्यादा और नुकीले होने चाहिए। खूब, तुम तो फिलोसोफर भी हो। आप अपने पतिदेव से कहिएगा कि वो कांटों से बचकर रहें। लगता है वो इस वक्त घर पर नहीं है। नहीं, वो घर पर नहीं है, किसी दोस्त के यहाँ गए हैं उन्हें बर्थडे गिफ्ट देने। बस अभी आते ही होंगे। केक पसंद आया? बहुत बहुत पसंद आया। ये किसका दिल है? किसी का भी हो, इस वक्त तो रोशनी की किरणें फूट रही हैं इससे। शायद ये दिल मेरा हो। अहम बात यह है कि तुम्हें पसंद आ गया। अब ये दिल तुम्हारा हो। विनोद साहब, ये सांप का बोझ मुझसे उठाया नहीं जाएगा। तुम मुझे सिर्फ विनोद कहो। ठीक है, अब से मैं यही कहूंगी, विनोद। That's right. देखो मैं कितना अपने आप को हल्का महसूस कर रहा हूँ। विनोद, इन दिनों न जाने मुझे क्या हो गया है। ऐसे लगता है जैसे मैं कोई अनजान रास्ते पे चल रही हूँ और हर कदम पर एक नया और अजनबी मोड़ छिपा हुआ है। फिर भी मैं उस रास्ते पे चल रही हूँ, चलना चाहती हूँ। अमिता, इस सफर में तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तो हूं तुम्हारे साथ। इसीलिए तो ये सफर इतना हसीन है। विनोद, काश ये सफर कभी खत्म ना हो। कैसे खत्म होगा? अभी तो इसकी शुरुआत भी नहीं हुई है। एक काटे। Happy birthday to you. बर्थडे नहीं, एक नया जन्म। नया जन्म तुम्हें मुबारक हो। हाँ, तुम्हें भी। अब मुझे इजाजत दीजिए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसके बावजूद तुम बिना कुछ खाए यहाँ से जा रही हो। यहाँ तक कि तुमने कुछ पानी भी नहीं पिया। आज मेरे संकल्प का 1 साल भी पूरा हो चुका है। आज मेरे संकल्प की सालगिरह भी है। मैंने व्रत रखा है, इसलिए आपके घर में ना कुछ खा सकती थी और ना ही पी सकती थी। अजीब बात है, मगर तुम्हारा संकल्प क्या है? सर्वनाश। सर्वनाश? किसका? उनका जिन्होंने नारी के आदर्शों का अपमान किया है, उनका जिन्होंने नारी की फरियाद अभंग की है, उनका जिन्होंने नारी को खिलौना समझकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। नारी के लिए तुम्हारे दिल में ऐसी भावनाएं हैं, नारी के सम्मान के लिए तुमने व्रत रखा। मुझे तुम पर गर्व है। ऐसा संकल्प हर नारी को करना चाहिए। कोई और करे ना करे, मैंने जरूर किया है। फिर भी मुझे इस बात का दुख जरूर रहेगा कि तुम बगैर कुछ खाए पिए मेरे घर से जा रही हो। ये व्रत सदा तो नहीं रहेगा, कभी ना कभी टूटेगा ही। तब हम अपना हिसाब किताब चुका लेंगे।
तो अब मैं चलूं? जी तो नहीं चाहता है, मगर इजाजत तो देनी ही पड़ेगी। आज के दिन के लिए मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। मैं भी आज के दिन को हमेशा याद रखूंगी। तो अब मैं चलूं? ये मेरे पति हैं, मिस्टर विनोद ठाकुर। इन्हें तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे तुम इन्हें कैसे जानती हो? इस इलाके में रतनपुर के ठाकुरों को कौन नहीं जानता। ठाकुरों की कहानियां तो बच्चा बच्चा जानता है। इनके कारनामे किसी की जुबान पर हैं, किसी के दिल में। बहुत अच्छी लड़की है। हाँ। कौन है ये? अरे ये मेरी ड्रेस डिजाइनर है। मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको एक सरप्राइज देने वाली हूँ। आइए मैं आपको वो सरप्राइज दिखाऊं। अरे आइए ना। आइए, ये रहा आपका अचकन। कितने सुंदर बेल बूटे बने हैं ना इस पर। कब से जानती हो उसे तुम? उसे? अरे जानना क्या है, बस अभी 2 दिन पहले ही तो मिली थी। मगर बहुत अच्छी कारीगर है वो। ये लोग हमारे बराबरी के नहीं हैं। इनसे सिर्फ काम का रिश्ता रखना चाहिए। इन्हें इतना नजदीक नहीं लाना चाहिए कि वो बराबरी का दावा करने लगे। मगर वो लड़की ऐसी नहीं है, मैं जानती हूँ उसे। तुम नहीं जानती, तुम बहुत भोली हो। मैं जानता हूं ये लोगों को। ये लोग मुंह लगाने के काबिल नहीं होते। खैर छोड़िए इन सब बातों को। हाँ, राजेश अभी थोड़ी देर में आने वाला है। जी हाँ, आप एक काम कीजिए, आप ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाइए। मैं भी खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। अरे स्कूटर स्कूटर! स्कूटर! अरे अरे स्कूटर प्लीज। ये क्या हरकत है भैया? दिन दहाड़े तो लड़कियों का पीछा कर रहे हो। अच्छा हुआ ये पराया मोहल्ला है, अगर अपने यहाँ होते तो लोग क्या कहते? छी छी छी, मुझे तो सोच कर भी कुछ हो रहा है कि तुम लड़कियों का पीछा करते हो। वो कोई पराई लड़की नहीं थी रूपा, वो प्रगति थी। वो प्रगति? हाँ, प्रगति। भैया मुझे तो तुम्हारे दीवाने पर हंसी आ रही है। तुम्हें तो हर राह चलती लड़की प्रगति नजर आती है। रूपा मैं सच कह रहा हूँ, वो लड़की प्रगति थी। लेकिन भैया वो तो इसी बंगले से निकली थी। हाँ, और ये विनोद ठाकुर का बंगला है। तो फिर बात खत्म, हम विनोद भैया से ही पूछ लेंगे।
अगर वो लड़की प्रगति थी ना तो उन्हें जरूर पता होगा। ऐसा बिल्कुल मत करना रूपा। विनोद से इस बात का जिक्र भी मत करना, ओके? लेकिन क्यों? मैंने पहले भी 2 बार विनोद से इस बात के बारे में बात करने की कोशिश की थी, मगर उसने मुझे ठीक से जवाब नहीं दिया। ये ठाकुर लोग बहुत घमंडी होते हैं रूपा। अपने घर के नौकर और नौकरानियों के बारे में बात करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। मतलब भैया, प्रगति उनके घर में नौकरानी थी? प्रगति नहीं, उसकी माँ उनकी हवेली में काम किया करती थी। देख, विनोद से इस बारे में तू बिल्कुल कुछ नहीं कहेगी, ओके? मुझे अब पता चल गया है कि प्रगति इसी शहर में है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। लेकिन भैया, हमारे पास कहाँ सबूत है कि वो लड़की प्रगति ही थी? मेरी आंखों ने देख लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे कोई सबूत की जरूरत नहीं। फिर भी भैया। अब फिर भी कुछ नहीं। इस बात को रॉबर बैंक की तरह मत खींच, ओके? चलो अभी देरी हो रही है। लेकिन भैया, अब क्या है? अपने दोस्त के घर खाली हाथ जाओगे? वो गिफ्ट ले लो। एक मिनट। अरे क्या बात है, आज तो बहुत जच रहे हैं जनाब हमारे। रियली? तुम भी काफी अच्छी लग रही हो। राजेश, प्लीज कम। आइए। आइए। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी हम अपने घर को देखते हैं। विनोद भैया, अगर आप हमें देखते वो तो ठीक है, लेकिन अपने घर को देखने की क्या जरूरत है? हम लोग कोई चोर चुके थोड़ी है कि आपका सब सामान उठाकर भाग जाएंगे। रूपा, तुमने सुधरोगी? हाँ, जो सुधर गई वो रूपा नहीं। ये शेर तो मैं अपने रस्म के तौर पर कहा था। कुसुम, तुम राजेश को जानती हो ना? और ये है रूपा। हेलो। इसे रूपा नहीं, नमूना कहो, नमूना। सारी दुनिया में एक ही पीस है, दूसरा पीस खोजने से भी नहीं मिलेगा। हाँ, वैसे रिश्ते में मेरी बहन लगती है। और भैया, ये पीस है ना, संभाल के रखना। अगर खो गया ना तो ढूंढते रह जाओगे। अब तुम यहाँ खड़े खड़े हमको घुमाती ही रहोगी या गिफ्ट भी दोगी? और तू वहाँ खड़े खड़े दांत निकालता रहेगा, गले में मिलेगा। अच्छा, मुबारक हो यार, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तुम जियो हजारों साल, हर साल के दिन हो 50,000। अब आप लोग यूं खड़े खड़े बातें ही करते रहेंगे या आकर बैठेंगे भी? हाँ, आकर बैठेंगे भी, बैठेंगे भी। राजेश भैया, इस गिफ्ट की क्या जरूरत थी? अगर इसकी जरूरत नहीं थी तो पार्टी देने की क्या जरूरत थी? राजेश, इससे कोई बातों में नहीं जीत सकता। मेरे दोस्त विनोद, इसकी ज्यादा तारीफ मत कर, वरना सारी रात बात करती रहेगी, हम लोग की पार्टी धरी की धरी रह जाएगी। नहीं, भैया झूठ बोल रहे हैं। मैं तो बहुत कम बोलती हूँ। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी में सिर्फ कम बोलने के लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिलता है। वो तो मेरे बालों से लग रहा है मुझे। थैंक यू। वैसे विनोद भैया, मुझे कुछ पूछना था। वो जो लड़की यहाँ से बाहर गई ना, वो कौन थी? लड़की? कौन सी लड़की?